नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, आज जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है और लगातार सुर्खियों में। हमारे साथ राइटर सूरज जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं और तमाम बड़ी अपडेट आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं, चुनाव से लेके कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव का जो माहौल चल रहा है, चुनाव के माहौल में हर राजनीतिक दल के अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर के सभी राजनीतिक दल मैदान में हैं। दूसरी तरफ देखें बिल्कुल कि जहां 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इन 4 चरणों के चुनाव मतदान के साथ ही 18 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल अब 163 सीटों पर कश्मकश बाकी रह गई है। बिल्कुल ठीक है, अब उन 163 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली है उसके बाद वो चुनाव प्रचार में लग गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल कुरुक्षेत्र में थे और कुरुक्षेत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बिल्कुल जैसा कि कोर्ट ने उनसे कहा था, अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा था कि आप शराब घोटाले, जो कथित शराब घोटाला है उससे संबंधित किसी तथ्य को उजागर नहीं करेंगे और ना ही उसके दस्तावेज देख पाएंगे। तो उन्होंने उस बात को नहीं छेड़ा है, ना उसका जिक्र किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है चीन और पाक को लेकर के। बिल्कुल जी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चीन भारत की जमीन को हथिया रहा है, पाकिस्तान भारत की जमीन को हथिया रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों को निशाना बना रही, किसानों की जमीन हथिया रही है। बिल्कुल जी इसको लेकर के कुरुक्षेत्र में कल अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधा। दूसरी तरफ कलकत्ता में अमित शाह रहे हैं। ये जो उनका बयान है, इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में बहुत चर्चा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तक जिन 380 सीटों पर चुनाव हुए हैं, उन 380 सीटों में से 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो ये उन्होंने जो आंकड़ा जिस हिसाब से दिया है, वो उस आंकड़े को लेकर के कि उनको कैसे पता है, क्या वो किस तरह से जानते हैं कि 380 में से 270 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां जीत चुके हैं। इसको लेकर के अमित शाह ने का जो बयान रहा है, क्योंकि अमित शाह ने सीए के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की जो सीएम ममता बनर्जी हैं उन पर हमला बोला है और साथ ही अमित शाह ने दावा किया है कि 4 चरण का जो मतदान हुआ उसमें 380 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया और बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया। उन्होंने जब कहा कि 380 में से पीएम मोदी 270 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। जी आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। गृह मंत्री ने जब कहा कि बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं कि सीए के तहत नागरिकता के लिए जो भी अर्जी करेगा उसको तकलीफ आएगी, तो सीए को लेकर उन्होंने बोला। दूसरी तरफ जिस समय अमित शाह कलकत्ता में रैली कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय ममता बनर्जी ने कहा है कि जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2024 का चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने इसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक बात की तो गारंटी पूरी है कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं लौट रहे। बिल्कुल जी और वो कल्याणी में थी कल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कल्याणी की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि जो इंडिया ब्लॉक वो है वो 300 से ज्यादा सीटें जीत करके केंद्र में अगली सरकार बनाएगा। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि उत्तर प्रदेश के झांसी में कल राहुल गांधी थे और राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कल जिक्र किया है कि जब कोविड काल था, जब कोविड का समय चल रहा था, तब उस समय हजारों जाने गई हैं देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता थाली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे, नाच गाना करवा रहे थे। उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 22 अरबपति बनाए, बिल्कुल लेकिन हाँ, उन्होंने जो भी कहा है कि हम करोड़ों भारतीयों को लखपति बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो योजना है लखपति बनाने वाला कि महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का जो जिक्र कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किया है, तो उसका उन्होंने जो वहां जिक्र किया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और जुलाई में झांसी के लोगों को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। हालांकि बिल्कुल उन्होंने कहा कि सरकार सबके खातों में 8,500 रुपए डालेगी, इसी तरह से हर माह करोड़ों लोगों को बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे। तो ये जो उनकी न्याय पत्र में जो उन्होंने जिक्र किया है, 25 गारंटी और 5 न्याय की बात है, वो अपनी सभा में दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो सपा नेता हैं, अखिलेश यादव सपा प्रमुख हैं, उन्होंने भी कल कहा है, वो भी कल झांसी में राहुल गांधी के साथ थे, तो उन्होंने कहा है कि 4 चरण का चुनाव हो चुका है,
और जो सियासी मामलों के जानकार हैं वो जानते हैं कि भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि पहले जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव में 400 पार का नारा दे रही थी, तो विपक्षी गठबंधन अब जो कह रहा है कि अब वो 150 पार की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चीज एक बात और देखी जा रही है कि कल महाराजगंज में मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से निशाना साधा है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर इस बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो फिर देश में फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि एक देश एक चुनाव को लेकर जो तमाम सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर के समिति बन गई है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, और हो सकता है कि अगला परिसीमन जो है 2027 में लागू हो जाए, और उस परिसीमन के साथ में देश की नई संसद में जो पहला विधेयक पारित हुआ है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसके तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल जाए। इन तमाम चीजों को यदि मद्देनजर देखा जाए तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, क्योंकि एक देश एक चुनाव हो, मतलब चुनाव तो होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो देश में चुनाव नहीं होंगे, इस बात को लेकर के अब एक नई चर्चा छिड़ी कि ये आखिर इस बयान का के मायने क्या हैं और इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी देख रहे हैं कि कई सभाओं में वो हाथ में संविधान की पुस्तक लेके जाते हैं और कहते हैं कि यदि अमित शाह नरेंद्र मोदी जीते तो वो इस संविधान की किताब को फाड़ के फेंक देंगे। आरक्षण की बात को लेकर के भी हमने देखा है कि आरक्षण के मुद्दे को पर भी चौथे चरण के मतदान से पहले जब हमने देखा है कि जैसे तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होने वाला था उसके पहले आरक्षण का मुद्दा आया तो संविधान की बात कही गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कह रही है कि कर्नाटक में जो कुछ कांग्रेस ने किया है कि ओबीसी वर्ग का हित छीन करके मुस्लिम वर्ग को दे दिया है, तो ये जो तमाम बातें हैं ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार, चर्चा के बाजार में घर बनी है। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अब तक जो कुछ हुआ है उस सबका यदि विश्लेषण करें तो क्योंकि जनता के मुद्दों की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात, जो विपक्ष करता है हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, तो इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार पलटवार करते हुए विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। जी निशा। जी बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में आज क्या प्रमुखता से प्रकाशित हुआ अखबारों में, क्या सुर्खियों में चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ज्ञानेश जी। और अब एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। हम बताएंगे कि देखिए जो महासचिव रायबरेली कांग्रेस की हैं वो आज जो है उचार विधानसभा जाएंगी और प्रियंका गांधी अपना कार्यक्रम जो है सुबह 11:30 से उमरन में जनसंपर्क करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो दोपहर 12:15 पर अकोडिया जाएंगी और अपनी जनसभाएं करेंगी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी नेता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, लगातार अपनी जनसभाएं कर रही हैं। अब बड़ा प्रश्न ये देखना होगा कि इस चुनाव में जो इनकी ताकत है कहीं न कहीं कितनी सफल होती है। वहीं हम बात करेंगे कि जो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा है एक चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और अपनी नीतियों पर लड़कर देखा है। एक बार जरा जनता को बताएं कि इस देश गरीब के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए क्या किया है। वे नहीं बता सकते हैं क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। प्यारे देशवासियों, अपनी आंखें खोलिए और जागरूक बनिए। तो इस तरीके से लोग जो अपने संबोधन में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया, जनता जागरूक हो और वोट कांग्रेस को दो। वहीं हम बात करेंगे कि निशा, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज वो कई जिलों में जो है वो जनसभाएं करेंगे। वहीं महोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और जनसभा करेंगे और जालौन लोकसभा में भी जनसंपर्क करेंगे। वहीं सीएम योगी झांसी लोकसभा में रोड शो करेंगे और सीएम योगी लखनऊ के मध्य जोन के अमीनाबाद में जनसभा करेंगे। हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि आज इंडिया गठबंधन की लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इंडिया गठबंधन की पीसी में नहीं शामिल होंगे केजरीवाल। तो आज पीसी को लेकर कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होनी है। वहीं हम बात करेंगे निशा की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आज का कार्यक्रम जो है सुबह 11:45 पर वो श्रावस्ती में जनसभा करेंगी। जी जी
हम सीधे उत्तराखंड की ओर चलेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ महेश जी हैं और उत्तराखंड की तमाम अपडेट लेंगे। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुआ है, क्या सुर्खियों में चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, यहाँ सबसे यहाँ पर जो यात्रा चल रही है उसी को सभी ने अपनी प्रमुखता दी है। यहाँ जो संख्या श्रद्धालुओं की वो लगभग 2.5 लाख के आसपास इन 3 दिनों में यात्री आ गए। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हुई है अभी तक। यदि दुखद समाचारों की बात करें तो 5 लोग केवल जो शुगर बीपी से हुआ है, वैसी कोई भी कैजुअलिटी अभी तक नहीं है। 30 ऑफलाइन काउंटर बनाए गए हैं हरिद्वार में, जिसमें मॉनिटरिंग वहां के तो साथ ही 3 कोऑर्डिनेटर या चमोली उत्तरकाशी की को वहां पर अपॉइंट कर दिया गया है ताकि नहीं जा सके। साथ ही निशा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सोंग नदी है वहाँ पेड़ के आसपास एक परियोजना के लिए कटनी है। इसके लिए शासन ने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजी है, लेकिन तरीका पेड़ वहां काटा जाए, ये भी आज अखबारों ने छापा है। बिल्कुल जी जी निशा जी। जी, और हम सीधे हमारे एडिटर सूरज जी के पास चलेंगे, क्योंकि ममता जब एक जनसभा को संबोधित कर रही थी तो उनका एक बयान सामने आया कि मैं मोदी के लिए खाना बनाऊंगी तो वो खाएंगे क्या। तो वहीं उनकी बातों का जवाब देते हुए बीजेपी नेता बोले कि शाकाहारी पीएम मोदी को मछली चावल खिलाना चाहती है बंगाल की सीएम। इसको लेके और तमाम क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है और अब जो बयानों की धार है वो थोड़ा और तेज हो चली है। तो उसी क्रम में, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिवारों के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर के या फिर छोटे वर्गों के लोगों के यहाँ जाकर के भोजन कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो ममता बनर्जी का बयान था कि यदि मैं खाना बनाऊंगी तो क्या वो खाएंगे। तो क्योंकि जहां एक तरफ ये बात आई थी कि कुछ कुछ समय पहले विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता जब नवरात्रि का दौर चल रहा था तो वो मछली या मांसाहार खाते हुए या हाथ में लिए हुए नजर आ रहे थे, उस पर निशाना साधा गया था। तो उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के जिस बयान पर पलटवार किया है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, तो यदि ममता बनर्जी नॉनवेज भोजन बनाएंगी तो फिर वो शाकाहारी भोजन करने वाला उसको कैसे करे। दूसरी तरफ मैं बात करना चाहूंगा कि कल जिस तरह से जिस खबर को हमने देखा है कि पूरे देश में, हालांकि उसको लेकर के देश के अलावा दूसरे देशों में भी इसको लेकर तमाम चीजें रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नामांकन दाखिल किया। पुष्य नक्षत्र था कल और पुष्य नक्षत्र में उन्होंने पहले गंगा स्नान किया, भैरव मंदिर गए, वहां पर आरती की और उसके बाद में वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो यहाँ एक चीज जरूर देखने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हलफनामा दिया है नामांकन के साथ, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी जो कुल संपत्ति है वो केवल 3 करोड़ है। उनके पास ना खुद का घर है ना खुद की कार है। 2019 में वो संपत्ति थी 1,41,00,000 थी और उनके पास में 52,920 रुपए कैश हैं, जबकि 2019 में 38,750 रुपए कैश उन्होंने बताया था। तो ये एक बात है, क्योंकि हमने सुना है, इतिहास हमने पढ़ा है, तब हमने देखा था कि जो लाल बहादुर शास्त्री भारत के जब प्रधानमंत्री थे और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनका जो बैंक बैलेंस देखा गया था तो केवल कुछ पैसे या कुछ रुपए उनके खाते में शेष बचे थे। और उसके बाद में एक प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी जो संपत्ति है कि उनके पास ना अपना खुद का घर है, ना खुद की कार है उनके पास में, और कैश भी केवल उनके पास जो नगद संपत्ति है वो केवल 52,920 रुपए है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है कि जो इस तरह से जो बात सामने आती है तो वो जो कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो ये बात आती है कि वो इतने बड़े पद पर हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो बयान विपक्षी गठबंधन की ओर से आते, विपक्षी नेताओं की तरफ से आते हैं कि ऐसे फकीर हैं जो काजू की रोटी खाते हैं,
ऐसे फकीर हैं जो मशरूम की सब्जी खाते हैं, इतने का सूट पहनते हैं। तो इन बयानों पर अब कहीं न कहीं अंकुश लग जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये बात ज़ाहिर हो गई कि उनकी अपनी निजी संपत्ति कितनी है, उनका अपना खुद का घर नहीं है, उनके बिल्कुल। नाम का कोई घर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेकर के सियासी गलियारों में अब एक नई बहस ज़रूर छिड़ने वाली है कि अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्षी नेताओं का जो आरोप लगाया जाता है उस पर कहीं न कहीं अब जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूँ कि वो खबर, हालाँकि वो सियासी गलियारों से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक खबर है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में नीट का पेपर हुआ है 5 मई को। पूरे देश में लगभग 20 लाख विद्यार्थियों ने नीट का एग्जाम दिया है। और यहाँ एक बात ये जरूर है कि पेपर लीक मामले की जब चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जिक्र आता है, उसमें उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है। तो बिल्कुल। पेपर लीक को लेकर के जो बिहार में देखा है हमने कि माफी चाहूंगा जी। कि बिहार में नीट का जब एक पहले पेपर था तो उससे एक दिन पहले 40 लाख रुपए में सौदा करके और विद्यार्थियों को जो है क्योंकि उसमें 13 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है और उनको एक ही पर्चा उपलब्ध करवाया था और एक रात पहले उनको कहा गया था। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि नीट में जो गोलमाल हुआ है वो पूरे देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि बिल्कुल। ये जो तमाम चीजें हैं, यहाँ एक चीज हमें जरूर देखनी होगी कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये कोई पहली बात नहीं है। ये इससे पहले भी कई एग्जाम हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, राज्य स्तर पर हुए हैं। उन परीक्षाओं में भी पेपर लीक का मामला सामने आता है। जो ऐसे विद्यार्थी, जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की प्रतिभा को दबाने के लिए, या जो पैसे वाले हैं वो पैसे के दम पर, क्योंकि यदि 40 लाख रुपए में सौदा हुआ है तो साधारण व्यक्ति, सामान्य परिवार का जो छात्र है वो 40 लाख रुपए देकर के नीट का पर्चा तो नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उन बच्चों का हक मार के जो वास्तव में प्रतिभावान हैं उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। तो ये एक घटना जरूर रही है जिसकी चर्चा रही है, क्योंकि 5 मई को देश भर में जो नीट की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में गड़बड़ी के चलते बिहार में कई खुलासे हुए हैं और हो सकता है कि इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो जिसको लेकर के कई दिनों से चर्चा चल रही थी पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान की इस समय जो स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ निशाना साधते हैं कि पाकिस्तान के पास न बिजली है, न आटा है। दूसरी तरफ अब एक पाकिस्तान ने खुलासा किया है, या एक यूं कहीं की घोषणा की है, क्योंकि यहाँ देखा है कि IFM के दबाव का जो असर था वो असर इस रूप में सामने आया है कि पाकिस्तान की सभी सरकारी कंपनी जो हैं अब वो बेची जाएंगी। जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो बेची जाएंगी और खरीदार जो उन कंपनियों को खरीदने वाले हैं वो पाकिस्तान के नहीं होंगे, बाहरी होंगे, क्योंकि 24 कंपनियों की लिस्ट बनी है जिसमें बिजली उत्पादन और वितरण क्षेत्र की कंपनियां हैं। और बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित जो रूजवेल्ट होटल है उसको जो है 2 बीमा कंपनियों में बेची जाने की बात कही है। क्योंकि हाँ, यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पास अपनी जो जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैसा नहीं है और घरेलू खरीदार भी उनके पास नहीं है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम था 2024 से 2029 का, उसके तहत पहले पाकिस्तान एयरलाइंस बिकेगी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट कतर को पहले ही बेच दिया गया है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीओके को लेकर के जो बात सामने आई थी कि पीओके में जो आंदोलन चल रहा था, पीओके के जो लोग थे वो पाकिस्तान से रिहाई चाह रहे थे कि हमें भारत का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। इसको लेकर के भारत के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं रही हैं। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है पीओके जो है वो भारत में शामिल हो जाएगा। और वहां पर महंगाई को लेकर के जिस तरह से आंदोलन किए, वहां फायरिंग हुई, फायरिंग में लोगों की मौत हुई। तो अब इसको लेकर के पाकिस्तान सरकार झुक गई और पीओके में बताया जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया है, क्योंकि 70 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से यह आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद में शहबाज शरीफ सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि जैसे देखा गया कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के शहबाज ने वहां पीओके के लिए 23 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे संगठन जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वहां जिस तरह से देखा जाता है पीओके में जिस तरह से लोग रहते हैं, उनका जो वो बताते हैं कि वो नारकीय जीवन जी रहे हैं, वहां विकास की जो है एक भी सीढ़ी का वहां पर इंतजाम नहीं किया गया कि विकास का वहां कोई पैमाना पहुंचा हो। तो इसलिए वो चाह रहे थे पीओके के लोग कि वो भारत का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल। लेकिन वहां पाकिस्तान सरकार जब आंदोलन हुआ तो पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा। दूसरी तरफ एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि चाबहार की जो डील हुई है वो 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह जो है
ये भारत वो पहला राष्ट्र है जिसने चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए डील की है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के बीच में जो डील हुई है भारत और ईरान के बीच में, क्योंकि ये चाबहार बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जहाँ से पूरे दुनिया की आधी आधी से ज्यादा दुनिया को जो है तेल की सप्लाई की जाती है। और ये चाबहार बंदरगाह तेल आयात तेल निर्यात का बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ से चाबहार बंदरगाह से तेल का निर्यात किया जाता है, बताना चाहूंगा, ईरान के द्वारा। जी तो अब भारत के लिए पहला अवसर है जब वो राष्ट्र के बाहर कहीं बंदरगाह का संचालन करेगा। और इस संचालन को लेकर जो 10 साल की डील हुई, तो इस पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है कि जो बात आई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक बात उठ रही थी कहीं ना कहीं कि भारत जो है अमेरिका पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन यहाँ अमेरिका की भारत को प्रतिबंध की धमकी दे दी गई है, कि हालांकि स्पष्ट किया गया है, क्योंकि जो सैयद अकबरुद्दीन है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं पहले, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका भारत का मित्र है। और ये जो प्रतिबंध लगाने की बात है केवल जुबानी कही गई, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि चाबहार समझौता करने पर भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वहां जो बात आई है कि यदि अमेरिका ने कहा कि यदि भारत वहां पर समझौता करता है और भारत चाबहार बंदरगाह को संचालन करता है, तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। तो इसको बिल्कुल। लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट करे कि अमेरिका द्वारा ये केवल बयानबाजी है, जुबानी बात कही गई है, ऐसा कोई अभी तक आदेश पारित तो नहीं हुआ है। तो जी इस तरह की जो चीजें हैं, तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जो ख्याति हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि पहला मौका है जब भारत राष्ट्र से बाहर कहीं किसी बंदरगाह के संचालन का भारत ने समझौता किया हो। बिल्कुल जी निश्चित। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर सूरज जी, तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश से, महेश जी उत्तराखंड से थे, जिन्होंने तमाम सुर्खियां जो प्रमुखता से लगातार सुर्खियों में है और प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।